नमस्कार दोस्तों। आप जानते हैं आजकल बॉलीवुड में या माया नगरी में क्या हो रहा है। एक तो कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से और ख़ास तौर से मुंबई और महाराष्ट्र में जिस तरीके से ये फैला है, करीब-करीब पौने 4 लाख अब तक संक्रमित हो चुके हैं। अकेले मुंबई में ही 1 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। 6,000 से ज़्यादा तो अकेले मुंबई में ही कोरोना वायरस से संक्रमण से लोगों की मृत्यु हुई है। तो शूटिंग वगैरह बंद है, फ़िल्म इंडस्ट्री में सब काम-काज बंद है। ऊपर से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उन्होंने सुसाइड किया है या उनकी टैक्टिकल तरीके से हत्या कर दी गई है या उनको आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया गया है। इसको लेकर के बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है और बहस भी ऐसी कि 2 खेमों में पूरा बॉलीवुड बँटा हुआ दिखाई दे रहा है। मीडिया में भी, बॉलीवुड के भीतर भी खेमेबंदी शुरू हो गई है, एक-दूसरे पर आरोप और कुछ दूसरे इश्यू भी उसके साथ जुड़ गए हैं। उन इश्यूज़ में एक तो यही है कि पक्षपात किया जाता है, गिरोहबंदी की जाती है, भाई-भतीजावाद चलता है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं जाने-माने फ़िल्म समीक्षक, बहुत वरिष्ठ पत्रकार और करीब-करीब साढ़े 4 दशक से फ़िल्म इंडस्ट्री पर नज़र रखने वाले, फ़िल्मों की समीक्षा करने वाले और बहुत सारे कलाकारों के साथ वन टू वन जुड़े रहने वाले प्रदीप सरदाना। प्रदीप जी, आपका मेरे शो में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि फ़िल्म इंडस्ट्री में आजकल ये हो क्या रहा है? इतनी खेमेबंदी, इतने आरोप-प्रत्यारोप, इतनी सारी समस्याएँ। मेरे विचार से पहली बार आप भी सुन देख रहे होंगे। ये बिल्कुल ठीक कहा है आपने। ये आरोप-प्रत्यारोप तो पहले भी चलते रहे हैं, शुरू से चलते रहे हैं। लता मंगेशकर, आशा भोसले के ज़माने में भी थे और भी समय में थे। लेकिन इस समय कुछ बहुत ज़्यादा ही चल रहा है। जी। असल में मुझे याद आता है एक मुहावरा वियना कांग्रेस के अंदर 1915 के अंदर उठा था कि किसी एक देश को छींक आती है तो पूरे यूरोप को जुकाम लग जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा लगता है कि कोई एक व्यक्ति आरोप लगाता है तो पूरी इंडस्ट्री आरोप लगाने लगती है। जैसे पीछे आपने मी टू में देखा होगा कि पहले कुछ बोले नहीं, लेकिन जब मी टू शुरू हुआ तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद इतने चीजें आने लगी कि समझना मुश्किल हो गया कि कौन सच है, कौन झूठा है और कौन किस फायदे के लिए क्या कर रहा है। ठीक हुँ, कुछ ऐसा हुँ। इस समय हो रहा है कि अब सुशांत सिंह राजपूत का मामला आया है, उसको लेकर बहुत सारी अटकलें हैं कि उन्होंने आत्महत्या की या उनकी हत्या है, या की तो आत्महत्या लेकिन उनको उकसाया गया, उनको जी। आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया, वो भी इनडायरेक्टली एक हत्या मानी जाती है कि आपने किसी को मजबूर किया आत्महत्या। अब उसके साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। इतने लोग आ गए, सबने आरोप लगाने शुरू कर दिए कि इंडस्ट्री के अंदर गैंग है, वो लोगों को काम नहीं करने देता और हमको काम नहीं मिल पाता, सिर्फ गिने-चुने लोगों को काम मिल पाता है, बहुत प्रताड़ित करते हैं, बहुत मज़ाक उड़ाते हैं, नए लोग नहीं आ पा रहे। तो ये सिलसिला चला हुआ है, इसका भी एक दौर रहेगा और कुछ दिन बाद ये खत्म हो जाएगा। फिर जिस तरह कोरोना का एक दौर चल रहा है और उम्मीद करते हैं कुछ दिन बाद ये खत्म हो जाएगा। तो ये भी मान लें कि ये दौर खत्म हो जाएगा कुछ दिन बाद। लेकिन अगर ए आर रहमान जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर, गोविंदा जैसे एक दौर के बेहद सफल कलाकार हाँ, हाँ। और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लीड एक्टर, एक ऐसे जिन्होंने कई दशकों तक फ़िल्मी पर्दे पर राज किया है, अपनी दमदार आवाज़ से भी और दमदार अभिनय से भी। हाँ, हाँ। ऐसे लोग जब ये सवाल खड़े करते हैं कि वहाँ पक्षपात तो होता है, अलग-अलग दौर में पक्षपात और खेमेबंदी होती रही है और कुछ लोगों से काम छीनने के भी माहिर रहे हैं। इधर कुछ ये ज़्यादा ही चल रहा है। गोविंदा के बारे में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वो शानदार अभिनेता है, लेकिन उसको अलग-थलग कर दिया गया है। इसी तरीके से ए आर रहमान का ये आरोप
कि मेरे बारे में गलत तरीके की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं और मेरे पास काम नहीं आने दिया जा रहा है। अभी पिछले दिनों सोनू निगम ने भी यही कहा था कि दो म्यूजिक कंपनियां हैं और वो माफियागिरी कर रही हैं और उन्होंने एक तरीके से होल्ड कर लिया है। तो इशारों इशारों में कुछ लोगों की तरफ, कुछ खेमों की तरफ, कुछ गिरोहों की तरफ लोग इशारा कर रहे हैं। अभी खुल कर के नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन इससे ये पता तो लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में। नहीं, आपकी बात काफी हद तक सही है और जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके आरोप भी कुछ हद तक सही है। देखिए, हमेशा पक्षपात होता है, इसमें कोई शक नहीं। होता है कि आप उसको पक्षपात भी कह सकते हैं, उसको आप अपनी पसंद भी कह सकते हैं। अब राज कपूर फिल्म बनाते थे, वो शंकर जयकिशन को ही लेते थे, शर्जिल से गीत लिखवाते थे, हसरत जयपुरी से गीत लिखवाते थे। आप कह सकते थे वो पक्षपात करते थे। लेकिन होता है क्या, एक टीम बन जाती है तो आप भी अपने जो पसंद के लोग होते हैं, जिन पर ज्यादा भरोसा होता है कि उनको बोलेंगे तुरंत तो ये काम करेंगे, वो आपको समझते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो वो उस हिसाब से चीज आती है। तो वो एक एक ग्रुप बन जाता है कि आपकी टीम बन जाती है कि आप ये लोग इनके साथ काम कर रहे हैं। और वो बाकी लोग कहते रहे साहब हमें तो राज कपूर मौका नहीं देते, वो पक्षपात करते हैं, वो शंकर जयकिशन को ही ले रहे हैं, हसरत को ही ले रहे हैं, शैलेंद्र को ले रहे हैं। लेकिन बाद में उन्होंने जब देखा कि शंकर जयकिशन की जोड़ी टूट गई तो उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को भी लिया, रविंद्र जैन को भी लिया। इस तरह उन्होंने गीतकार भी अपने नए नए जोड़े। मुकेश नहीं रहे तो उन्होंने आगे और लोगों को लिया। तो एक ये एक होता क्या है कि लोग कई बार, एक तो क्या होता है, हर किसी का अपना एक दौर होता है। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है, कोई भी कलाकार के एक बार आ गया वो हिट हो गया वो चलता ही रहेगा। अब गोविंदा का अपना एक दौर था, पहलाज ईरानी को लेकर फिल्म बनाते थे, डेविड धवन बनाते थे, तो फिल्में चल रही थी। अब पहलाज ईरानी भी फिल्म नहीं बना रहे, उन्होंने एक पीछे फिल्म बनाई तो उसपे उनको लिया गोविंदा को, लेकिन वो फिल्म चली नहीं, डबल रोल था उसके अंदर। इस तरह जो है ये बाकी लोग भी जो है फिल्म, इस तरह डेविड धवन जो है इस तरह फिल्म नहीं बना पा रहे। अब बना रहे तो उनका अपना बेटा आ गया तो अपने बेटे को लेंगे, या वो वरुण धवन को लेंगे, या गोविंदा को लेंगे, जाहिर है वरुण धवन को लेंगे। हर आदमी चाहता है कि मेरा बेटा आगे आए, मेरी लाइन में आगे आए। और दूसरा क्या है कि अगर वो चलता है, अगर उनका बेटा नहीं चलेगा वरुण धवन, तो उसको नहीं लेंगे और कोई भी नहीं लेगा। महेश भट्ट ने अपनी बेटी पूजा भट्ट को लिया, अपनी फिल्म के अंदर 2-3 बार लिया, टेडी में लिया, दिल है कि मानतानी में लिया, लेकिन उसके बाद वो नहीं चली तो उन्होंने लेना बंद कर दिया उसको। ये नहीं, इसको लेते रहेंगे। किसी भी आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर को देख लीजिए, देवानंद ने अपने बेटे को सुनील आनंद को लिया, आनंद और आनंद बहुत बड़ी फिल्म बनाई, लेकिन वो नहीं चली तो आगे उन्होंने नहीं लिया। तो एक ये जो आरोप लगता है ना, ये क्या होता है, लोग अपनी कमियां छिपाने के लिए वो दूसरों पे आरोप लगा देते हैं, साहब वो नहीं ले रहा, पक्षपात हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर चल रहे हैं, अगर दिख रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, अगर अक्षय कुमार आज चल रहे हैं तो वो बाहर के हैं, आउटसाइडर है, कोई उनका रिश्तेदार यहाँ पर नहीं है, वो चल रहे हैं। उनको प्रोड्यूसर भी लेना चाह रहे हैं, वो अपनी फिल्म बनाते हैं तो उसके लिए एकदम फाइनेंसर बहुत सारे आ जाते हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट आ जाते हैं कि आप हमारे साथ फिल्म बनाइए, हम हमारी फिल्म में लीजिए, तुरंत आदमी आ जाते हैं। अगर आप नहीं लेंगे, अब शत्रुघ्न सिन्हा अब पॉलिटिक्स के अंदर आ गए जब से, तो उनका करियर खत्म हो गया। अब वो आने की कोशिश करते हैं, उनको लेके पहले फिल्म बनाई मैं नेटवर्क, मधुर भंडारकर ने, वो नहीं चली। अब उसके बाद कौन ट्राई लेगा? कभी कभी बीच में एक आध बार कोई कोशिश कर सकता है फिल्मकार के, हाँ मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ, पुराने चावल है, शायद खिल जाए, कुछ अच्छी खुशबू आएगी। लेकिन अगर उसके बाद वो अगर नहीं चलता तो उसके बाद उसको कोई नहीं लेता। तो इसी तरह इसके अंदर हो रहा है, सोनू निगम का भी यही हाल है। अब सोनू निगम को देखिए, मैं उसके वो 4 साल की उम्र से सोनू निगम काम कर रहा है अपना गाने का, बाल कलाकार के रूप में भी काम किया, और चाइल्ड बहुत छोटा था तब से वो स्टेज के ऊपर शादी ब्याह में अपने मदर फादर के साथ वो गाता था, मैं उसको तब से देख रहा हूँ। और मेरे ख्याल से वो 13-14 साल का तब से मैं उसको देख रहा हूँ। और पहली बार हमने ही उसको अपने, हमारा आधारशिला का प्रोग्राम था 1989 के अंदर, सितंबर के अंदर, हमारी लेखकों पत्रकारों कलाकारों की संस्था आधारशिला, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। तो उसमें हमने उनको पहली बार एक बड़े स्टेज पर, बड़े प्लेटफॉर्म पर, या तो वो पहले भी रहे थे सोनू निगम, लेकिन एक बड़ा प्लेटफॉर्म जिसमें बड़ी ऑडियंस, बड़े सारे मंत्री बैठे हुए, सूचना प्रसारण मंत्री, बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं फिल्मी दुनिया के, और बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था, कटोरा इंडोर स्टेडियम खचाखच। तो पहली बार हमने उनको उसके अंदर दिया। वहां गुलशन कुमार की टीम भी बैठी हुई थी, तो वहां से उन्होंने उनको देखा। उसके बाद उन्होंने अपने जो एल्बम बनते थे उसमें सोनू निगम को लिया। उसके बाद सोनू निगम जो है 89 में 91 के अंदर वो चल पड़े, और उसके बाद उन्होंने बहुत काम किया, बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए, बहुत अच्छे गायक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बाद कई बार गायक का क्या होता है, हमने पहले भी देखते होंगे, हम किशोर कुमार के बारे में भी सुनते थे कि कई बार अगर किसी कलाकार को, किसी गायक को, अगर वो अपना ज्यादा दिखाने लग जाता है प्रोड्यूसर के सामने, तो प्रोड्यूसर पसंद नहीं करता। क्योंकि दखलंदाजी दिलीप कुमार भी करते थे फिल्मों के अंदर, लेकिन वो सिर्फ डायरेक्शन तक करते थे, उसको सलाह देते थे डायरेक्शन में आप ये कीजिए। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आप, अभी अक्षय कुमार की बहुत अच्छा इंटरव्यू था, उन्होंने कहा कलाकार थोड़ा सा कम अच्छा हो चल जाता है,
लेकिन इंसान जो है वो अच्छा होना बहुत जरूरी है। इंसान से मतलब ये नहीं कि वो सूट वूट पहन का है, बहुत खूबसूरत हो तो वैसा इंसान लगे। वो आदमी प्रोड्यूसर के सामने जब बात करता है तो प्रोड्यूसर की बात माने। वो ये नहीं कहे जी मेरी फिल्म दिवाली पर ही लगनी चाहिए, मेरी फिल्म क्रिसमस पे लगनी चाहिए। वो प्रोड्यूसर को अपना फैसला है, उसने पैसा लगाया हुआ है, वो भी चाहेगा उसकी फिल्म अच्छी से अच्छी बने। अगर आप दखलंदाजी हर चीज में करेंगे तो कुछ दिन बाद आउट हो जाता है, कुछ समय तक चल सकता है, वो उसके बाद नहीं चलता। इसलिए अगर सोनू निगम अब क्या है कि भारत छोड़ के दुबई में जाके बसे हुए हैं, उन्होंने पीछे जो जो फिल्में की उनके गाने चले ही नहीं, लगातार जो है उनकी फिल्में फ्लॉप होती गई। मेरे ख्याल लास्ट उनका ब्रदर्स फिल्म थी जो अक्षय कुमार की, लगभग 5 साल पहले उसमें एक गाना उनका चला था। उसके बाद जो भी फिल्में की वो चली नहीं। अब वो जाहिर है जब नहीं चलेंगे और इतना कंपटीशन है, इतनी नई नई प्रतिभा आ रही है, इंडियन आइडल और इस तरह के कितने सारे गामा, इस तरह के कितने प्लेटफॉर्म्स हैं, हर साल जो है इतने नए कलाकार इन इस तरह के जो शो है, रियलिटी सिंगिंग वाले शो, उससे सामने आ जाते हैं। तो जब इतने लोग नई नई प्रतिभा सामने आ जाते हैं, नए लोग आ जाते हैं, अगर पुराना कलाकार कोई नखरे दिखाता है या अपनी चलाता है या अपनी शर्तों पे काम करता है या पैसे बहुत ज्यादा मांगता है, तो वो उसको नहीं लेते। दूसरा क्या, इंडस्ट्री में आज का ये चला हुआ है कि प्रोड्यूसर चाहता है बेस्ट से बेस्ट करूं, कि फिल्मों का बजट उनके पास अच्छा खासा है। पहले की तरह नहीं है कि बहुत कम बजट होता था, उनको फाइनेंस नहीं होता था तो कम बजट में बनाते थे। आजकल फिल्में जब 100 करोड़ का बिजनेस, 200 करोड़ का बिजनेस, 300 400 करोड़ का बिजनेस करती है, तो प्रोड्यूसर क्या करते हैं कि एक और संगीतकार मिलकर कि एक गाने को 2-3 सिंगर से गवा लेते हैं और उसमें जो बेस्ट लगता है उसको वो फाइनलाइज करके उसको फिल्म में रखते हैं, बाकी को हटा देते हैं। सिंगर को उसका पैसा मिल गया, उसको कोई मतलब नहीं है फिल्म में आया ना आए। तो इससे क्या है कि उसको सिंगर का जिसका गाना नहीं आता वो कैसा हमेशा पक्षपात हो रहा है, आपने उसको ले लिया। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि पक्षपात ही हो रहा है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन हमेशा नहीं होता। और सिंगर को अपनी बात रखने का हक है, मैं ये नहीं कहता सिंगर को अपनी बात रखने का हक नहीं है। सिंगर को भी हक है, प्रोड्यूसर को भी हक है, संगीतकार को भी हक है। तो इसलिए जब वो इस तरह की बातें आती है तो कई बार ऐसे होता है कि इतना पक्षपात नहीं होता, इतना नेपोटिज्म नहीं होता, जितना शोर मचा दिया जाता है। हमारी अंदर प्रतिभा की कमी हो रही है या हम अपने काम के प्रति लापरवाह हो रहे हैं, अब दूसरों को दोष देना शुरू करते हैं। इस तरह का सिलसिला चला हुआ है। इसलिए आज की जितनी भी चीजें मैं ऐसी देख रहा हूँ, उसमें यही देख रहा हूँ कि आप दूसरों को दोष देने में लगे हुए हैं अपनी कमी छुपाने के लिए, लेकिन नहीं इतना नहीं है लेकिन जितना कहा जा रहा प्रदीप जी, जैसे ए आर रहमान तो कोई किसी के परिचय के मोहताज है नहीं, किस दर्जे के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, कंपोजर हैं। इसी तरीके से साउंड रिकॉर्डिस्ट और डिजाइनर रसूल पी कुट्टी ने भी इधर एक बयान में कहा है। अभिजीत भट्टाचार्य को हम जानते हैं किस स्तर के गायक रहे हैं, है। कितनी मधुर आवाज उनकी रही है। बहुत सारे नाम गिनाए जा सकते हैं जिनका ये कहना, अरिजीत सिंह वाला प्रकरण हमारे आपके सामने है। बिल्कुल किस बिल्कुल। तरीके से सलमान खान ने ये कह दिया था कि आपके गाने सुन करके तो कोई भी सो जाएगा, इस तरह की अभद्र टिप्पणी कर देना हाँ नहीं, वो स्टेज असल में पर। वो वाकया ये था कि उसमें अरिजीत का जो था एक प्रोग्राम था, अवार्ड शो था, तो वो जब आए नहीं तो वो उन्होंने कहा अरिजीत को क्या बात है भाई, तुम सो गए थे क्या? तो उन्होंने उनके खिंचाई की अरिजीत की, तो अरिजीत ने जवाब दे दिया कि हाँ, आपकी जो एंकरिंग थी जो आप बोल रहे थे उसमें मुझे सुना दी। तो ये बात तो सलमान खान को चुप गई कि आपने मेरी इंसल्ट कर दी। लेकिन सलमान खान जब अरिजीत की इंसल्ट कर रहे थे, वो उनको नहीं लगा कि मैं इंसल्ट कर रहा हूँ। तो यार आपने मजाक में अरिजीत को कहा तो अरिजीत का भी हक बनता है कि आपके साथ भी मजाक कर सके। उसे कह दिया आप होस्ट कर रहे थे, आपकी एंकरिंग ने मुझे सुला दिया। तो यही बात सुन के उन्होंने सुल्तान के अंदर जो उनका गाना था वो हटा दिया और उसकी जगह राहत फतेह अली खान से गवा लिया। तो ये गलत है। इस तरह की चीज जब भी होती है वो गलत है, वो साफ दिखाई देती है कि आप जब किसी प्रतिभा का मजाक उड़ाते हैं या अपने आप को इतना बलशाली समझते हैं कि आप पूरी इंडस्ट्री पे होल्ड कर सकते हैं, तो उसके बाद ये लोग खुद डूब जाते हैं। अगर आप देखें ध्यान से तो इस समय सलमान खान जिनके बारे में ज्यादातर आरोप लगते रहे हैं, ये ठीक है कि वो पूरी इंडस्ट्री में उन्होंने अपना एक अलग तरह का रुतबा कायम किया हुआ है और इस समय जो उनकी पोजीशन है तो उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं कि उनकी फिल्में चल रही है। लेकिन अब जब पिछले कुछ समय से उनकी फिल्में चलनी बंद हो गई है, अब वो स्थिति ऐसी ज्यादा दिन नहीं रहेगी, मुझे साफ लग रहा है। कोई भी देखिए, उन्होंने अपने पसंद के संगीतकारों को, साजिद वाजिद है उनसे गवाया, हिमेश उससे उनको काम दिया, संगीत दिलवाया, हिमेश रेशमिया है उनको लिया। तो ये 2-3 संगीतकारों को वो ज्यादा लेते रहे अपनी फिल्मों में। हालांकि उनकी फिल्मों में प्रीतम ने भी संगीत दिया, विशाल शेखर ने भी दिया और लोगों ने दिया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आपका होल्ड है, क्योंकि देखिए राशि जैसा बड़ा प्रोडक्शन हाउस जब वो फिल्म बनाता है प्रेम रतन धन पायो, तो उसके अंदर हिमेश रेशमिया संगीत देते हैं। तो वो जाहिर है कि वो राजश्री की पहली पसंद नहीं रही होगी। सलमान ने कहा होगा कि आप हिमेश को दीजिए। हिमेश, मैं ये नहीं कहता हिमेश भी अच्छे संगीतकार है, अच्छे गायक है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत काम किया है, छोटी उम्र से काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता उनको काम नहीं मिलना चाहिए, उनको भी मिलना चाहिए। लेकिन ये जो जब एक इस तरह का ये होता है कि आपके नहीं, आप हिमेश से गवाइए या साजिद
वाजिद कोई संगीत दीजिए या फिलहाल इसको ही रखिए, वो थोड़ा चुभता है। क्या ये आप अरिजीत इतने अच्छे सिंगर है, उसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने पिछले दिनों में जो एक नई प्रतिभा के रूप में इतने बड़े उसमें उभरे हैं, उसका कोई जवाब नहीं। लेकिन आप अरिजीत का गाना इसलिए हटवा दें कि उसने आपके साथ मजाक कर दिया स्टेज पर, आपने मजाक किया तो आपने नहीं देखा कि अरिजीत ने आपके कमेंट्स कर दिए तो आप उसको ले रहे हैं। तो वो नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, इस चीज के मैं पक्ष में नहीं। अब जहां तक और बात है ए इसमें, आर रहमान की, हाँ हाँ, जब जी ए बात आर पूरी रहमान की करिए। जैसे आप बात कर रहे हैं, देखिए ए आर रहमान को लगभग 25 साल फिल्म इंडस्ट्री में हो गए। 95 के अंदर वो रंगीला फिल्म थी राम गोपाल वर्मा की, उससे उनकी बड़ी शुरुआत हुई थी। तो लगभग 25 साल हो गया। 25 साल में मेरे ख्याल से लगभग 50 हिंदी फिल्मों में वो कर चुके हैं। और जिस तरह ए आर रहमान बहुत सिलेक्टेड वर्क करते आए हैं शुरू से, उसके हिसाब से 50 हिंदी फिल्में 25 साल के अंदर कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बड़ी बात है, इससे कहीं ज्यादा फिल्में वो साउथ में कर रहे हैं, तमिल में, तेलुगु में, इसके अंदर कर रहे हैं। वो बहुत ही अच्छे फनकार है, इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन होता क्या है कि वो जो काम कर रहे थे, आप इसको बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। वो जो काम करते थे वो ज्यादातर राम गोपाल वर्मा की फिल्मों के साथ करते थे, बड़ी रत्नम की फिल्मों के साथ करते थे, सुभाष घई की फिल्मों के साथ करते थे। अब ये लोग क्या है कि इस तरह की फिल्मों में आ ही नहीं रहे। सुभाष घई कोई फिल्म नहीं बना पा रहे, मणि रत्नम हिंदी में नहीं बना पा रहे, साउथ में बना रहे, तो उसमें उनको ले रहे हैं। तो इसी तरह अब राम गोपाल वर्मा है, वो उनको नई फिल्में बना रहे हैं, तो वो कहाँ से लेंगे? तो उनकी जो टीम जिनके साथ बनी हुई थी, वो प्रोड्यूसर ही जो है इसके अंदर अब कम आ रहे हैं। जब वो कम कम फिल्में उनकी आ रही है या फिल्में हम लोग ला ही नहीं रहे। कभी कभी कोई फिल्म लाते हैं तो उस तरह की होती नहीं। दूसरा क्या है कि ए आर रहमान अपनी शर्तों पर बहुत काम करते हैं, क्योंकि मैं इन सब चीजों को व्यक्तिगत से जानता हूँ। आप मेरे को कई सिंगर से बताया, एक बार अलका याग्निक भी बोल रही थी कि मैं 2 बजे आकर बैठ गई, और ए आर रहमान ने रात को 1 बजे आके काम शुरू किया। वो जनरली रात को आते हैं। सुभाष घई भी कहते हैं कि उनका कोई संगीतकार बहुत अच्छे हैं, लेकिन डिसिप्लिन के मामले में वो अपना चलाते हैं कि मैं अपने हिसाब से जब काम करूंगा, पूरे लोग तभी काम करें। तो ये चीजें तब तक चलती है जब बिल्कुल आप अकेले हो और कोई सामने ना हो। अब वो रात को 1 बजे आएंगे, 1 बजे काम करेंगे, बाकी टीम तब तक थक जाती है, 12 बजे से दिन में बैठी है, 2 बजे से बैठी है, 4 बजे से बैठी है, तो थक जाती है, टूट जाती है, तो वो उतना फ्रेश होकर गा भी नहीं सकते। और आप इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं कब आएंगे, कब काम शुरू होगा, कब नहीं होगा। तो ये जो चीजें हैं, ये कलाकार को माफ कीजिए, ये जो चीजें हैं, ये बहुत नुकसान करती है उसके करियर के लिए। तो इसलिए जब इस तरह की चीजें होती है, एक तो क्या है कि वो जो फिल्म मेकर जिनके सामने टीम बनी हुई थी, जिनके वो पसंदीदा संगीत निर्देशक थे, वो अब नहीं आ रहे। दूसरा, अब जो अभी आई है उनके साथ फिल्में, तो वो चली नहीं पिछले दिनों जो आई है ए आर रहमान की। हालांकि अब देखिए, दिल बेचारा में भी ए आर रहमान का संगीत है। पीछे विधु विनोद चोपड़ा की शिकारा थी, उसमें भी उनका संगीत था। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे, काम उनको मिल रहा है। लेकिन क्या है कि जब उनका एक रेट बहुत ज्यादा है, एक अपनी शर्तों पे काम करते हैं, उनका रात को काम करना तो रात को ही करेंगे, दिन में नहीं करेंगे। और इस तरह की जो जो बाकी जो और लोग हैं, वो इस तरह की फिल्म नहीं बना पा रहे, जो उनकी पुरानी टीम है। तो इस वजह से ए आर रहमान थोड़ा पीछे हटे हुए हैं। लेकिन साउथ में तो आज भी अच्छा काम कर रहे हैं, हिंदी में भी उनकी कोई ना कोई फिल्म आती रही। आशुतोष गोवारिकर के साथ वो फिल्में करते रहे। अब आशुतोष गोवारिकर की भी पिछली फिल्म बनाई, उसके साथ में वो मोहन जोदाड़ो, उसमें वो नहीं चला संगीत उनका। तो इससे क्या होता है कि वो उसको फिर आगे लेंगे नहीं, और लोग भी नहीं लेते। अरे ये लास्ट फिल्म चली नहीं, इसकी तो कैसे लें? अब शिकारा थी, उसका भी संगीत इतना नहीं चला, विजू विनोद चोपड़ा की फिल्म थी। अब दिल बेचारा का भी देखिए, अब क्या इससे उनको कुछ फायदा होता है, नहीं होता। तो इसलिए कई बार ऐसी वजह हो जाती है कि वो आदमी को, उस कलाकार को चाहकर भी नहीं ले सकते। उनको लगता है कि इसका बजट ज्यादा हो गया, ये चल नहीं पा रहा, कामयाब नहीं हो पा रहा, तो वो उसको नहीं लेते। अब आप उसके लिए आप आरोप लगा दें, साहब इसलिए ले रहे कि पक्षपात हो रहा है, तो ये मुझे खटकता है। अब अरिजीत की बात मुझे सही लगती है कि उसने गाना अच्छा गाया, कि उसको सिर्फ इसलिए हटा दिया कि उसने सलमान खान पे कमेंट किया। तो वो तो मुझे बिल्कुल खटकता है, मैं इसके खिलाफ हूँ। ऐसा किसी भी कलाकार के साथ नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर कोई कलाकार नहीं चल रहा, कोई अभिनेता नहीं चल रहा, अभिनेत्री नहीं चल रही, या कोई संगीतकार नहीं चल रहा, तो उसको बार बार रिपीट नहीं करेगा। बाप अपने बेटे को नहीं करता तो कोई और क्यों करेगा? बिजनेस है ये, एक पैशन है फिल्म मेकिंग, वो अलग है, लेकिन साथ में बिजनेस भी है। तो उसको फिल्म को बेचना है, उसको गाने हिट नहीं होंगे, या उसके कलाकार जो पसंद नहीं किए जा रहे हैं उनको नहीं लेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा को आप ले, उनकी फिल्म ना बिके, उन्होंने अपने बेटों को फिल्म लेकर बनाई, वो नहीं चली। अब सोनाक्षी सिन्हा की पहले चल रही थी, अब उनकी कोई फिल्म नहीं चल रही, तो सोनाक्षी सिन्हा को क्यों लेगा कोई? सलमान खान ने दबंग में ले लिया उनको, पुराने उसमें थे, उनके रिश्ते उसके नाते के साथ। लेकिन अब वो कोई और नहीं लेता। जब फिल्म आपकी नहीं चलेगी तो कोई नहीं लेगा, सब लोग आउट हो जाते हैं। और ऐसा आजकल इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि आजकल प्रतिभा बहुत है, टैलेंट बहुत है। पहले क्या था, बहुत सिलेक्टेड लोग काम करते थे फिल्मों में। कई लोगों की ऐसी विचारधारा थी, नहीं सिनेमा बड़ा गंदा माध्यम है, अच्छा माध्यम नहीं है। लेकिन आजकल तो सिनेमा सबसे पॉपुलर, सबसे लोकप्रिय है, और सबसे ज्यादा कमाई वाला, और एक अमर रहने वाला है। आपने एक बार फिल्म कर दी, आप अमर हो गए। आप कभी आप उसको देखते रहिए, उसके गाने सुनते रहिए। आज भी हम रफी को सुनते हैं, या मुकेश को सुनते हैं, या किशोर को सुनते हैं, मन्ना डे को सुनते हैं।
कभी लगता ही नहीं कि वो नहीं है। क्या राज कपूर, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, शशि कपूर किसी की फिल्में देख रहे हैं, लगता ही नहीं है कि वो दुनिया में नहीं है, लगता है वो है, हमारे सामने है। तो फिल्म आज एक बहुत सशक्त, बहुत पावरफुल मीडियम हो गया है। उसके माध्यम से आप बहुत कुछ पहुंच जाते हैं। आपने मान लो अब इस फिल्मों के अंदर आपने गाना गाया, उसमें आपको कुछ इतना नहीं मिलता गाने के अंदर, लेकिन उसकी जो आगे है, अभी नीरज जो इतने बड़े कवि हुए, इतने बड़े गीतकार हुए हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी जब वो थे जीवित, तो उन्होंने कहा मुझे तो 500 रुपए में, 600 रुपए में, 700 रुपए में लोग गाना लिखवा लेते, लेकिन मेरी रॉयल्टी आज इतनी आती है तुझे बता दो कि मुझे 4-4 लाख रुपए साल की रॉयल्टी मिल रही। तो वो जो चीज है वो आगे चल के जो फायदा होता है, या आपने एक फिल्म कर ली, आप हिट हो गए, तो फिल्म से चाहे आपको कम पैसे लेके मिले, लेकिन आप उसके माध्यम से और इतने पॉपुलर हो जाते हैं, आपको एड मिलने शुरू हो जाते हैं, आप ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, आप कहीं उद्घाटन करने जाते हैं तो आप रिबन काटने के आपको करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, एक स्टेज परफॉर्मेंस के आपको करोड़ों मिल जाते हैं। तो वो बहुत बड़ा फायदा होता है फिल्म की उससे। तो इसलिए आजकल हर कोई फिल्मों की तरफ भागने में लगा हुआ है, इससे नई नई प्रतिभा सामने आ रही है, नए लोग सामने आ रहे पर हैं, तो पुराने लोग पीछे रह जाते हैं। ग्रुपिज्म, नेपोटिज्म और इसकी टांग खींचो उसको काम ना मिल जाए, इस तरह के जो ये आरोप लग रहे हैं, खासतौर से करण जौहर पर लग रहे हैं, महेश भट्ट पर लग रहे हैं, आदित्य चोपड़ा पर लग रहे हैं, कई लोगों पर, कई घरानों पर लग रहे हैं कि ये लोग कलाकारों के सामने कुछ ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां पैदा कर देते हैं कि अल्टीमेटली सुशांत सिंह राजपूत जैसे हादसे सामने आते हैं। इसमें कितना दम है कि वहाँ नेपोटिज्म है, ग्रुपिज्म है और पसंदगी नापसंदगी वाली स्थिति है, और कई बार इससे भी चीजें आगे बढ़ जाती हैं और बहुत गलत मोड़ ले लेती हैं। तो देखिए, बिल्कुल ग्रुपिज्म है, नेपोटिज्म भी है, मैंने आपको कहा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं है कि नेपोटिज्म है तो नए लोग नहीं आ रहे। अब शाहरुख खान है, वो भी तो बाहर से आए, वो कोई उनका कोई यहाँ पर गॉडफादर नहीं था इंडस्ट्री के अंदर। अक्षय कुमार है, वो बाहर से आए। आयुष्मान खुराना को ले लीजिए, वो बाहर से आए, और जो चल रहे हैं, इनको फिल्में मिल रही है, काम मिल रहा है, पसंद किए जा रहे हैं, तो उनको बार बार लोग ले रहे हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आपको, मैं अगर आप में दम है, प्रतिभा में दम है, आप कहीं से भी आए हो, चाहे आप विदेश से आए हो तब भी आपको लेंगे, पाकिस्तान से आए हुए सिंगर भी हमारे यहाँ चल गए, राहत फतेह अली खान को देख लीजिए, वहां पर कोई उनको नहीं पूछता, लेकिन यहाँ पर उनको इतनी डिमांड मिल गई, ये तो इतना उनको लोगों ने सिर सर माथे में बैठाया। तो आप जब एक, हालांकि मान के चलते हैं हमारा दुश्मन देश है, वहां से जो आएगा सब दुश्मन है, लेकिन उसके बाद ही वहां के कलाकारों को सलमा आ गई तो उनको भी वहां से लिया, वो भी हिट हो गई निकाह पिक्चर, और उसके बाद उन्होंने एक पिक्चर की। तब आप ये नहीं देखते आप कहाँ से हैं, आपको बड़े बड़े प्रोड्यूसर भी साइन करते हैं, सब लेते हैं, लेकिन ये तो है सब कुछ। खराब वो लगता है कि जब आप एक प्रतिभा को अपमानित करते हैं, आप अपने आप को दिखाते हैं आप बड़े हैं। शाहरुख खान हालांकि खुद बाहर से आए, आज वो एक बड़े सितारे हैं, और इतने साल से वो फिल्म इंडस्ट्री पे, उनको भी मैं इतने उनकी फिल्मों में आने से पहले देख रहा हूँ, दिल्ली से मैं उनको जानता था, और सारे किस तरह उन्होंने शुरुआत की, किस तरह दिल्ली में छोटे छोटे सीरियल किए, किस तरह उन्होंने छोटी छोटी टेली फिल्म की, वो सब मैं जानता हूँ। पहला इंटरव्यू मैंने शाहरुख खान का मैंने किया था, पहला इंटरव्यू उनका, पहला नाम मैंने लिखा था प्रिंट मीडिया के अंदर कि शाहरुख खान कोई अभिनेता है, इसी तरह काम कर रहे हैं। लेकिन अब जब उनका एक बहुत बड़ा जलवा हो जाता है, उसके बाद उनको ये सोचना चाहिए कि मैं भी बाहर से आया, मुझे यहाँ लोगों ने सर माथे में बिठाया, मुझे अच्छी अच्छी फिल्में मिली, मान सम्मान दिया, अब कोई नई प्रतिभा आ रही है, हम भी उसका सम्मान करें। जब मैं देख रहा था, एक आईफा अवार्ड का वीडियो था, उसके अंदर सुशांत राजपूत की इन्होंने बहुत खिंचाई की, शाहरुख खान ने उनको बहुत इंसल्ट किया, नाम पूछा, अरे ये नाम है सुशांत सिंह राजपूत, या पूरा पता है इतना लंबा नाम? उसने कहा, शाहिद कपूर ने कहा नहीं, ये तो बहुत पसंद किए जा रहे हैं, इनकी आजकल बड़ी तारीफ कर रहे हैं। इसके घर वाले कर रहे होंगे, 4-5 लोग, और कौन तारीफ करेगा इसकी? आप चाहे उसको एक मजाक के रूप में ले रहे हो, आप एंटरटेन कर रहे हो आप लोगों का, एक इस जो ऑडियंस बैठी हुई है, लेकिन इस तरह का एंटरटेनमेंट खटकता है। आप अपने ऊपर मजाक कर लीजिए ना, अब सुशांत के ऊपर ही क्यों कर रहे हैं हर चीज के अंदर? वो नया नया बच्चा आया है, वो पहली बार आया है, उसको बेचारे को सफलता मिल रही है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, अब वो कई पोछे के बाद उसके अंदर आ रहा है, तो आप उसको प्रोत्साहित कीजिए। आप उसको जब मजाक करते हैं, आप मजाक के वे में भी कर रहे होंगे, जो कमेंट्स है लाइटली कर रहे हो, जो आपकी दुर्भावना भी ना रही हो, लेकिन वो लगता है, खटकता है सबको, उसको भी खटकेगा, हाँ, यार मेरे तो, लेकिन मैं बोल नहीं सकता। इन्होंने इन्होंने तो एक प्रोग्राम में नील, नितिन, मुकेश की तक की बेइज्जती कर दी थी, ये कह करके कि तुम्हारा उपनाम क्या है। मतलब बिल्कुल। ये इस तरह की हरकतें करते हैं। मतलब हम्म। कहीं, कई बार लगता है कि इनके दिमाग खराब हो गए हैं सफलता के बाद। देखिए जी, और अब मनोज कुमार को देखिए, मनोज कुमार की इन्होंने वो कर दी थी, उसका जो हाथ मुंह पे रखने वाला उनका वो है, तो अपनी फिल्म के अंदर उन्होंने दिखाया कि वो पासपोर्ट बना, तो उस पर ऐसा हाथ था, उन्होंने कहा, ये कौन है भाई?
तो मनोज कुमार ओम ने शांति उसमें ओम। आपत्ति, ओम शांति ओम के अंदर जो बनाया था, तो उन्होंने मनोज कुमार ने इसमें आपत्ति दर्ज की और विरोध किया इसका, तो उन्होंने बाद में माफी मांगी। लेकिन आप देखिए मनोज कुमार जैसे दिग्गज अभिनेता को आप इतना काम किया उन्होंने, इतनी फिल्में की, एक से सुपरहिट दी, प्रोड्यूसर के रूप में, डायरेक्टर के रूप में, एक्टर के रूप में, बाहर की फिल्में भी और होम प्रोडक्शन भी, सबके अंदर वो बराबर चले। आप उसको बड़े अभिनेता का मजाक उड़ाते हैं, आप उसके किसी स्टाइल का मजाक उड़ाते हैं। अब शाहरुख खान की वो स्टाइल है लंबे ऐसे हाथ करके वाली, उसका कोई और तरह से मजाक उड़ाए तो वो खराब लगता है। हालांकि आपकी साथ के लोग हैं, साथ की उम्र के लोग हैं, मान लो आमिर खान है या सलमान खान है या अक्षय कुमार है, वो आपके साथ मजाक करते हैं, करण जौहर करते हैं, वो चल जाता है। क्या हम उम्र में बराबर के लोग हैं? देखिए आप मनोज कुमार आपसे बहुत दिग्गज है, बहुत सीनियर है, उनका मजाक नहीं बनता, उन पर इस तरह की टिप्पणी नहीं बनती। अब नील नितिन मुकेश आप देखिए, 3 पीढ़ियां, मुकेश इतने बड़े सिंगर, हम उनको भूल नहीं सकते। उनके पुत्र भी जो है वो भी, उन्होंने भी अच्छे गाने गाए, नितिन मुकेश ने, वो भी चले, बाद में नहीं चल पाए, उनको सफलता नहीं मिल पाई। अब वो भी आज बोलते हैं साहब ये बड़ा पक्षपात है, तो वो पक्षपात के लिए कोई भी बोल सकता है। लेकिन आप उसके बाद उनके नील नितिन मुकेश भी बहुत अच्छे अभिनेता है, ठीक है, उनको आगे काम नहीं मिला, तो आप उनका मजाक उड़ाए, ये क्या है, क्या है आपका उपनाम, क्या है, ये क्या, हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, हम सब जानते हैं कौन है। आप इस तरह जब करते हैं वो बहुत खटकता है, मुझे सबसे ज्यादा चीजें खटकती है। आपको कोई काम नहीं देता, मैं उसको नहीं मानता कि ठीक है टीम वर्क है, प्रोड्यूसर की इच्छा है, वो किसको ले, चाहे वो अपने बेटे को ले, चाहे अपने पिता को ले, चाहे अपने पड़ोसी को ले, किसी को ले, उसको लगता है ये अच्छा है, वो फिल्म बना रहा है, करोड़ों रुपए लगा रहा है, उसका अधिकार है वो अपनी टीम किस बनाए, किस डायरेक्टर को ले, किससे गाने गवाए, किसको अभिनेता को ले, उसका अधिकार है। हम पर उसको बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। देखिए जब आप उसका मजाक उड़ाते हैं, वो प्रतिभा कहीं और आगे बढ़ रही है, आप उसको टांग खींच रहे हैं, ये टांग खींचना उसका अपमान करना, वो मुझे बहुत खटकता है। वो उसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, ऐसा किसी को करने का हक नहीं है। और इस तरह से प्रतिभा का दिल टूटता है, और उसके कहीं ना कहीं लोग जो होते हैं सीधे अच्छे सच्चे लोग, वो अपने दिल में बिठा लेते हैं। जो इंडस्ट्री को समझ जाते हैं वो तो इन चीजों की परवाह नहीं करते, वो कहते ठीक है। देखिए अमिताभ बच्चन का कितना बुरा दौर आया, हम सब जानते हैं। अब वो उसके बाद वो भी कहते हैं साहब पक्षपात हो रहा है, लेकिन उन्होंने अपने आप को साबित करके दिखाया। उनके 5 साल 10 साल तो बहुत बुरी तरह बीते, देखिए उनका मकान तक गिरवी हो गया था, इतने कर्जदार हो गए थे, उनका पाई पाई के लिए मुहताज हो गए थे, उनका पैसा नहीं था। लेकिन आज वो इतने अपना नाम भी उनका देखिए पहले से ज्यादा, जो उनका 70 80 के दशक में जो नाम था, उससे ज्यादा उनका नाम है, उससे ज्यादा उनका बड़ा कद है, उससे ज्यादा उनको पैसा इतना है, उसको कोई गिनती नहीं है, उनके कितने बंगले हैं, कितनी गाड़ियां हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। उन्होंने सब अपनी मेहनत से अपने आप को दोबारा से स्थापित किया। देखिए वो खुद बताते थे कि मैं जो है, मेरे पास जब काम नहीं था तो मैं एक दिन यश चोपड़ा के घर पहुंच गया सुबह से। मैंने उनसे कहा साहब मुझे आपके साथ फिल्म करने में काम करना चाहता हूँ, तो उन्होंने उसको मोहब्बत में ले लिया। अब देखिए उन्होंने शर्म नहीं की कि मेरे खाते में इतनी बड़ी बड़ी फिल्में हैं, यश चोपड़ा के साथ में इतनी बड़ी बड़ी फिल्में कर चुका हूँ, कभी कभी की, त्रिशूल की, सिलसिला की, सारी फिल्में मैंने यश चोपड़ा के साथ की, इतना मेरा नाम है, इतना मैं बड़ा, मेरे खाते में बड़ी बड़ी फिल्में हैं, क्या शोले, क्या दीवार, क्या नमक हलाल, इतना बड़ा बड़ा जो स्टारी शराबी प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई का फेवरेट हीरो, जो पूरी इंडस्ट्री पे एक समय में राज करता था, वो अगर उसका डाउनफॉल आ गया तो उसने आरोप नहीं लगाया पक्षपात का। वो व्यक्ति खुद उस प्रोड्यूसर के पास गया जिसके साथ उसके रिलेशन थे, साफ कहा गया मैं करना चाहता हूँ। लेकिन जब ऐसा कोई जाएगा तो उसको लेगा, करेगा, अरे भाई ये खुद आया है, इसमें कुछ है नहीं है, इसमें कोई मैं नहीं है। देखिए आप जब अपनी मैं दिखाना शुरू कर देते हैं, आपको कोई नहीं ले रहा, आपको कोई गाने नहीं गवा रहा, आपको गाली देना शुरू कर देते हैं, मैं तुमको देख लूंगा, तो मुझे समझते क्या, उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया, वो जो है वो बड़ा खराब लगता है। आपको एक टीम के साथ काम किया, आज आपकी नहीं बन पा रही, आप नहीं बनी, आप अलग हो जाइए। तो ये आप एक सभ्यता के साथ बात कीजिए, आपको कुछ गलत लग रहा है, कुछ आरोप आप लगा रहे हैं, आपसे कुछ शिकायत है, तो सभ्यता से एक अच्छी भाषा में बात कीजिए। ये नहीं कि आप डॉन की तरह बैठ के कहिए तू गलत आदमी से पंगा ले लिया, तू क्या समझता है अपने आप को, मैं तेरी ये पोल खोल दूंगा, मैं वो तेरी पोल खोल दूंगा, जबकि आप उन्हीं सीढ़ियों में चढ़ के आगे बढ़े। तो वो जो है वो उस चीज के में बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, कोई इस तरह की बात करे। आपकी शिकायत है या तो उसके बाद पर्सनल चले जाइए, उससे जाके बात कीजिए, अरे भाई मुझसे आप गवाइए, आप मुझसे क्यों नहीं गवा रहे, मैं आपकी टीम में था। जिस तरह अमिताभ बच्चन यश चोपड़ा के पास चले गए, उसके बाद उनकी मोहब्बतें फिल्म चल गई, उसके बाद वो आज फिल्म मिली। आज देखिए अमिताभ बच्चन के लिए खासतौर से रोल लिखे जाते हैं, जितनी भी फिल्म आप पिछले देख लीजिए, जो बाहर अपनी थी, उन्होंने 5 फिल्म बनाई, लेकिन बाहर जो भी उन्होंने फिल्में की, तो सबके अंदर, उसके अंदर पीकू का देखिए कितना अच्छा करेक्टर था, उन्होंने उसके अंदर लिया। बदला फिल्म देखिए इतना अच्छा काम किया उन्होंने उसमें, उनके लिए पूरी कहानी लिखी जा रही है, उनको केंद्र में रख के ये फिल्म अमिताभ बच्चन ही कर सकते, और नहीं कर सकते। अब झुंड फिल्म उनकी आप आने वाली है, चेहरे है, अपने गुलाबो सिताबो है। अपने अपने अनुभव के आधार पर आप क्या महसूस करते हैं सुशांत सिंह प्रकरण को लेकर के, जिस तरह की बातें की जा रही हैं,
सीबीआई जांच की मांग हो रही है, कंगना रनौत हो, पायल हो, दूसरे कई लोग हों, यहाँ तक कि कुछ मीडिया हाउसेज लगातार इस चीज को परसुएट कर रहे हैं कि इसकी तह तक जाना चाहिए, उन वजहों की पता लगनी चाहिए कि आखिर ऐसे हालात क्यों पैदा हुए हैं। इस प्रकरण को आप किस दृष्टि से देखते हैं? बिल्कुल, मैं भी ये चाहता हूँ सुशांत सिंह राजपूत जिस कोटि के अभिनेता थे और जिस थोड़े समय में उन्होंने जो अपनी पहचान बनाई, एक बाहर से आकर को कोई गॉडफादर नहीं था, उन्होंने आकर कि पहले टीवी इंडस्ट्री में और फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरह की पहचान बनाई, MS धोनी जैसी यादगार फिल्म थी, छिछोरे जैसी बेहतरीन फिल्म थी। तो इस तरह का अभिनेता वो अचानक सुसाइड कर ले, जिसने नाम भी, शोहरत भी खूब कमाई, दौलत भी खूब कमाई, उसके बाद वो अगर इस तरह सुसाइड करता है तो बहुत ही चुभता है, बहुत ही दुख होता है कि सुशांत का ऐसा दुखांत क्यों हुआ। तो इस चीज की बिल्कुल जांच होनी चाहिए। इसके पीछे कोई कौन लोग हैं वो भी सामने आना चाहिए, किन लोगों ने प्रेरित किया उनको आत्महत्या के लिए, वो सामने आना चाहिए। अगर हत्या हुई है तो किन परिस्थिति में हुई, क्योंकि हालांकि क्योंकि जिस तरह के चीजें सामने अभी तक आई हैं उसमें ये था कि सुबह वो 9 बजे उठे हैं, उन्होंने जूस पिया है, उसके बाद जाके अपने कमरे में वो बंद करके सो गए। उसके उसके बाद उस समय उनके कमरे में उनके मैनेजर था, उनके कुक थे, और 2-3 लोग थे, 3-4 लोग वहां पर उपस्थित। तो उस बीच में कोई आकर क्या आत्महत्या, उनकी हत्या हत्या कर सकता है या उनका कोई मर्डर कर सकता है? ये चीज बड़ी सोचने वाली बात है। एक सीधे तौर पे देखने में नहीं लगता कि कोई उनकी हत्या इस तरह हो सकती है, तो होने में कुछ भी हो सकता है। इसलिए उसकी जांच जरूर होनी चाहिए, चाहे वो हत्या है या आत्महत्या के लिए कितने उकसाया। उसकी बिल्कुल कोई भी जांच हो, चाहे सीबीआई जांच हो, चाहे कोई भी जांच हो, उसकी बड़ी से बड़ी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनके इतने फैंस हैं। वो तो चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि बिल्कुल ये राज खुलना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों मजबूर होना पड़ा उसको आत्महत्या के लिए, या क्यों उसको किसने प्रेरित किया, या उसकी हत्या हुई तो किसने की, कोई माफिया थे, क्या था, क्या क्या प्रकरण था, क्या चीज। अब उनके परिवार वालों को भी इस मामले में सामने आना चाहिए, क्योंकि वो जनरली देखिए अपनी बहनों से, अपने पिता से काफी करीब थे, फोन में बात करते रहते थे। तो उनके सामने अगर उनको लगता है कि कहीं भी उन्होंने इस तरह का वो दिया तो कोई उनको मार सकता है, तो उनको सामने आना चाहिए, कहना चाहिए कि ये ऐसा है, जिससे ये गुत्थी सुलझे और एक पुलिस जो है वो भी सही रास्ते पे जाए। अब पुलिस अलग अलग लोगों से बात कर रही है, संजय लीला भंसाली कुछ कहते हैं, आदित्य चोपड़ा कुछ कहते हैं, शेखर कपूर कुछ कहते हैं। तो उससे क्या है कि सब अलग अलग बातें आ रही हैं, तो उससे सबके अपने अलग अलग मत है, सबकी अपनी अपनी असल में विचारधाराएं भी होती है, और कुछ चीजें ऐसी होती है हवा में उड़ा दी जाती है, एक्चुअल में होती नहीं है। तो वो पूरा होना चाहिए, सारी बातें सामने आनी चाहिए कि ऐसा जो हुआ वो क्यों हुआ। मैं बिल्कुल इसके पक्ष में हूँ और पूरी तरह समर्थन करता हूँ कि इसका पूरी जांच होनी चाहिए और ये बात सामने आनी चाहिए। मैं खुद चाहता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति इतनी जल्दी इस दुनिया से चला गया, वो आगे कितनी अच्छी फिल्में देता, कितना अपना नाम कमाता, जिस ट्रैक पे वो जा रहा था सुशांत, उसको देख के बड़ी खुशी होती थी कि आप देखिए कितना आप थोड़े समय में आपने अपने आप को इस तरह एस्टेब्लिश कर लिया। आप जिस घर में रह रहे थे, 4.5 लाख रुपए महीने का किराया दे रहे थे, आपके और भी खर्चे थे, इतने लोगों को आप साथ रखते थे, 10 लाख रुपए महीना खर्चा अफोर्ड कर रहे थे आप, इतनी आपकी स्थिति थी, आज की आप बढ़िया बढ़िया आलीशान गाड़ियों में घूम रहे थे, तो आपने अपनी मेहनत से ये सब इतनी जल्दी कमाया। तभी कमाया, आप में प्रतिभा थी, आप में टैलेंट था, आप में प्लानिंग थी, आप सोच सकते थे आने वाले कल के लिए कि कैसे किया जाए आज के लिए। ये तो पहले क्या होता था, बड़े लोग, बड़े बड़े कलाकार इतना पैसा कमा लेते थे, लेकिन उनकी आखिरी स्टेज पे इतनी बुरी तरह वो हुई कि उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। एक एंगल देखिए, इतनी बड़ी एग्जाम्पल है, उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इतना उन्होंने काम किया, इतना उनका नाम था। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। तो इसलिए सुशांत के लिए बिल्कुल बहुत मेरे मन में सहानुभूति है। उनकी जो आत्महत्या हुई, जिस तरह उनका निधन हुआ, जो भी कारण रहे हो, उसका बहुत दुख है। उसकी होनी चाहिए वो जांच। उनको मजाक उड़ाया गया, क्या सचमुच इस तरह का मजाक उड़ाया गया, क्या इस तरह उनको प्रताड़ित किया गया? हालांकि देखिए, वो जिस तरह के प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, वो पहले कहते थे कि मेरी फिल्में नहीं चलेगी तो मैं सीरियल कर लूंगा, सीरियल नहीं चलेंगे तो मैं मॉडलिंग कर लूंगा। मैं तो छोटे रोज 250 रुपए से मैंने शुरुआत की थी अपने करियर की, जब मेरे को पहला पेमेंट मिला था, तो मुझे कोई चिंता नहीं। तो जो व्यक्ति इस तरह की बातें करता था, वो ऐसे कैसे मजबूर हो गया? अभी ऐसा उसका पतन नहीं हुआ था फिल्म, वो अभी कुछ दिन पहले छिछोरे फिल्म आई थी, उससे पहले बद्रीनाथ आई थी, तो इस तरह की फिल्में उनकी आई, जो इस तरह की जो है वो केदारनाथ, केदारनाथ फिल्म आई थी। तो ये इस तरह की फिल्में उनकी आ रही थी, अभी आगे भी वो काम कर रहे थे, खुद अपनी प्रोडक्शन हाउस खोलने का काम कर रहे थे, और जिस तरह उनको सितारों की दुनिया से, चार सितारों की दुनिया से मोहब्बत थी, उसको लेकर भी वो काफी काम कर रहे थे। तो उनके लिए ऐसा नहीं था कि वो
उनके पास आगे काम नहीं था, वो बिल्कुल भूखे मर जाते, स्थिति खराब हो जाती। जैसे उन्होंने कहा कि फिल्में नहीं चलेंगी, सीरियल कर लूंगा। अमिताभ बच्चन भी देखे, उनकी फिल्में नहीं चली, उन्होंने सीरियल किया, कहां से कहां पहुंच गए, बाद में फिल्में भी मिलने लगी। तो इसलिए अगर आप चलेंगे, आपका अच्छा वो होगा, तो आपको मिल सकता था। इसलिए सुशांत के साथ जो हुआ वो बहुत ही पीड़ादायक है और बहुत दुख देता है। उसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। अब हम बिल्कुल दावे के साथ कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम वहां थे नहीं, उन हालातों को अच्छी तरह समझ नहीं रहे। लेकिन जो अनुभव है वो ये जरूर है कि उनको मजाक उड़ाया जाता है लोगों का। इसमें कोई शक नहीं है। जो भी बाहर से आता है उसको कहते हैं इसको मजाक उड़ाओ, उसकी टांग खींचो। और जो बाहर से खुद पहले आए हुए होते हैं वो खुद आके इस तरह की हरकतें करते हैं, तो बहुत खराब लगता है कि आप टांग खिंचाई कर रहे हैं, आप उसको प्रोत्साहित नहीं कर। प्रदीप जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। मैं जी, आपका हृदय की गहराइयों से बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े, मेरे चैनल पर आए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी।